नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मनोहर जी, राधा जी, आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। राधा जी, जी हम लोग पहले मंसूरी में ही थे। पूजा का पूजा का जन्म मंसूरी में ही हुआ था। उस समय राजेश, पूजा के पापा, उनकी पोस्टिंग वहीं थी। कुछ उदास होते हुए, जी मेरे जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन बेटे का मुंह भी मैं नहीं देख पाई थी। वो दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था और अब तो पूजा भी मुझे अकेला छोड़कर जा चुकी है। शायद मेरे हिस्से में किसी के साथ का सुख लिखा ही नहीं। एक एक करके सब मुझे छोड़कर चले गए। पहले बेटा चला गया, उसके गम से किसी तरह राजेश ने उबारा, तो फिर खुद भी चले गए, तो फिर खुद बीच राह में अकेला छोड़कर चले गए। पर पूजा का मुंह देखकर किसी तरह खुद को संभाल चुकी थी। पर भगवान को शायद मेरी ये भी खुशी नहीं मंजूर थी। बोलते बोलते राधा जी रो पड़ी। राधा जी को यूँ रोते देख अब मनोहर जी भी खुद पर काबू नहीं रख सके और अपने दोनों हाथ को जोड़कर राधा जी से माफ़ी मांगने लगे। उनकी भी आंखों से आंसू की धारा निकल रही थी। वो बार बार बस एक ही बात बोल रहे थे कि वो उन्हें माफ़ कर दें। मनोहर जी को इस तरह रोते और बार बार माफ़ी मांगते हुए देखकर राधा जी हैरान होकर उन्हें ही देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक मनोहर जी किस बात की माफ़ी मांगने लगे। ऐसा क्या हुआ जो एक अनजान के सामने वो इस तरह रो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो इन लोगों से मिली थी। राधा जी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने मनोहर जी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। मनोहर जी ने पानी पीकर खुद को थोड़ा शांत किया। जब वो थोड़ा संशमित हो गए तब राधा जी ने उनसे पूछा, क्या बात है मनोहर जी। राधा जी, मैं आपका गुनहगार हूँ। आपको शायद नहीं पता, पर जन्म के समय आपके दोनों बच्चे या कहिए बच्चियाँ जीवित थीं और आज भी एक बच्ची जीवित है। बोलकर मनोहर जी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और राधा जी आवश्यक से उन्हें देखती रही। रागिनी के इस तरह मुंह फेर लेने की वजह से नीलेश परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं उसने जल्दबाजी तो नहीं कर दी और रागिनी उससे नाराज़ तो नहीं हो गई। उसने आगे बढ़कर रागिनी के कंधे पर हाथ रखा, पर फिर भी जब रागिनी उसी तरह खड़ी रही तो वो खुद ही घूमकर उसके सामने आ गया। रागिनी अपना सर झुकाकर खड़ी थी और अपने दुपट्टे के कोने को बार बार अपनी उंगलियों से लिपेट और खोल रही थी। नीलेश ने उसकी गुट्ठी को अपनी उंगली से ऊपर किया, तब भी रागिनी ने चेहरा तो उठा दिया लेकिन आंखें बंद कर ली। रागिनी, क्या बात है, मेरी तरफ देखो। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो बताओ। अगर तुम्हें एतराज़ है तो भी खुल कर कह सकती हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी भी तरह की नहीं। रागिनी ने अब नीलेश की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखें देखकर नीलेश को लगा किसी ने उसके दिल पर एक जोर का घूंसा मारा हो। तुम किस से प्यार करते हो नीलेश? आज जो ये प्यार का इजहार किया तुमने, वो किससे किया? तुम किसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो? रागिनी ने भरी आवाज़ में नीलेश से पूछा। नीलेश हैरान सा रागिनी को देखने लगा। वो उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था, जैसे पढ़ना चाहता हो उसका मन। बारी बारी से वो रागिनी को दोनों आँखों में झांकता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या हो गया है? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बताओ मुझे। मुझसे सच में नीलेश, या मेरे चेहरे से? तुम मुझसे प्यार करते हो या इस चेहरे से करते हो? क्योंकि वो तुम्हारी पूजा का चेहरा है। नहीं नीलेश, मैं हूँ रागिनी, तुम्हारी पूजा नहीं। तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पूजा की कमी पूरी करती हुई दिखती हूँ। नहीं नीलेश, नहीं, मेरे एहसासों के साथ मत खेलो। बोलकर रागिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपना चेहरा हथेलियों से छिपा लिया। नीलेश
को रागिनी की बातें सुनकर जैसे झटका सा लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया और हैरान से रागिनी को देखता रहा। उसने सोचा भी नहीं था कि रागिनी इस तरह भी सोच सकती है, पर इसमें उसकी भी क्या गलती है। अब तक तो वो उससे इसी चेहरे की वजह से दूर भागता रहा था, तो कैसे एकदम से वो मान ले मैं उससे प्यार करता हूँ। उसमें अब पूजा को नहीं ढूंढता हूँ मैं। पूजा की जो जगह है वो तो हमेशा ही उसकी रहेगी, पर अब मैं अपने दिल में रागिनी को भी बसाना चाहता हूँ। ये सारी बातें नीलेश अपने मन में सोचता खड़ा रहा, पर कह कुछ भी नहीं पाया। उसे एहसास हो गया था कि उसने जल्दबाजी कर दी। कल तक सिर्फ पूजा का नाम था उसकी जुबां पर, और आज अचानक से उसे रागिनी से प्यार हो गया। ये बात रागिनी कैसे मान लेती। उसने मन में सोच लिया था कि अब वो पहले रागिनी को अपने प्यार का एहसास कराएगा, उसका विश्वास जीतेगा, उसके बाद ही अब शादी की बात करेगा। रागिनी अभी तक रो ही रही थी। नीलेश आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा जब तक रागिनी संभल नहीं गई। और नीलेश सोचता रहा कि वो रागिनी को कैसे अपने प्यार का यकीन दिला पाएगा कि वो अब सिर्फ उससे चाहता है। पूजा उसका गुजरा हुआ कल थी और रागिनी उसका आज। थोड़ी देर बाद दोनों घर की तरफ निकल गए। तभी अभी भी कार में खामोशी थी, पर आते समय दोनों की धड़कनें बातें कर रही थीं और अभी दोनों अपने ख्यालों में गुम थे। आप क्या कह रहे हैं मनोहर जी? ये कोई मजाक की बात नहीं। आप इस तरह मेरे जज्बातों से खेल नहीं सकते, राधा जी ने गुस्से से कहा। नहीं भाभी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। दरअसल जब पूजा के जन्म के समय आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसी हॉस्पिटल में मैं भी सुधा को लेकर आया हुआ था। उस वक्त दरअसल सुधा उससे पहले भी 2 बार माँ बनने वाली थी, पर पता नहीं कैसे दोनों बार बच्चों के जन्म के साथ ही दुनिया से विदा हो गई। ये सदमा सुधा झेल नहीं पाई और उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ाने लगी थी। बात बात पर चिढ़ना, गुस्सा हो जाना सब उसकी आदत में शामिल होते जा रहे थे। वो दुखी थी, मैं ये समझ रहा था, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, पर वो किसी तरह भी राज़ी नहीं हुई। आए दिन अब बात बिना बात घर में झगड़े भी होते, पर तभी फिर से हमारे घर खुशियाँ ने दस्तक दी। सुधा भी अब खुशी रहने लगी थी और मैं भी उसका पूरा ध्यान रखता। आंसुओं के भंवर में डूबते उबरते कब 9 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। पर अचानक सुधा की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। सुधा बहुत घबराई हुई थी। डरा हुआ तो मैं भी था, पर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। फ्लैशबैक। सुधा, मनोहर, इस बार अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मनोहर, नहीं सुधा, भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। उसने 2 बार हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली। इस बार वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम हिम्मत मत हारो। सुधा को ओटी में ले जाया गया। उसी समय राधा जी को भी लाया गया। वो भी लेबर पेन से तड़प रही थी और राजेश उनका हाथ थामे हुआ था, पर दोनों के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था कि उनकी झोली में खुशियाँ आने वाली हैं। मनोहर और राजेश दोनों ही बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ राजेश शांत था, वहीं मनोहर परेशान था। तब राजेश ने उससे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और बातों ही बातों में बताया कि उसके जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही बेसब्र हो रहा है। मनोहर उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया, पर उसे परेशान देखकर जब राजेश ने कारण पूछा तो मनोहर फफक पड़ा और उसने सारी बात राजेश को बता दी। राजेश ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक
होगा, बस वो घबराए नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर मनोहर जी, इस बार भी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है और जो उसकी मेंटल स्टेज है, हमें नहीं लगता कि इस बार वो खुद को संभाल पाएंगी। मनोहर हताश सा वहीं ज़मीन पर बैठ गया और राजेश उसे संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी दूसरे डॉक्टर ने आकर राजेश को बाप बनने की खुशखबरी दी और कहा कि उसे 2 बेटी हुई है। राजेश तो ठीक से खुश भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे मनोहर का दुख और एहसास चेहरा नज़र आ रहा था। तभी पीछे से एक नर्स राजेश की दोनों बच्चियों को लेकर आई और उन्हें राजेश की तरफ बढ़ा दिया। राजेश को लगा कि वो खुशी के मारे कहीं मर न जाए। उसे बच्चियों को अपनी गोद में लिया, कितनी नाजुक सी थी, और दोनों को प्यार से चूम लिया। मनोहर बस चुपचाप दोनों बच्चियों को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी राजेश आगे बढ़कर एक बच्ची मनोहर की गोद में डाल दिया। मनोहर अवकाश राजेश को देखता है तो राजेश कहता है, आज से ये आपकी बच्ची, दोनों बच्चियों को माँ भी मिलेगी और किसी भी माँ की गोद सूनी भी नहीं रहेगी। मनोहर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने राजेश के पैर पकड़ लिया तो राजेश ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। आज का दिन राधा जी तो लगा जैसे सुन्न हो चुकी हो। मनोहर जी आगे बोलते रहे। राजेश जी ने कहा कि ये रात बस वहाँ मौजूद लोगों के बीच में ही रहेगा। उन्होंने डॉक्टर से भी बात कर ली थी और आपको बता दिया था कि बच्चा एक नहीं रहा। आप जिसे अपना बेटा समझ रही थी, आज तक वो हमारा बेटा था। और जब मैंने उस बच्ची को सुधा के बगल में लेटाया तो उसके कोमल स्पर्श से सुधा भी होश में आ गई। धीरे धीरे सुधा की तबीयत भी संभलने लगी। मैंने उसे उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया और वो उस बच्ची को ही अपनी बच्ची समझती रही। जी राधा जी, रागिनी ही आपकी बच्ची है। बहुत दिनों तक तो राजेश जी से बात होती रहती थी। मैं हमेशा उन्हें रागिनी की तस्वीर भेजता रहता था, पर फिर अचानक से उनके फ़ोन आने बंद हो गए। मुझे लगा शायद अब उन्हें तसल्ली हो गई कि उनकी बेटी सुरक्षित है, या वो अपने काम में बिज़ी हो गए। कभी उनके बारे में जानने की मैंने कोशिश भी नहीं की। उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। और मैं बोलकर मनोहर जी फिर से रोने लगे। राधा जी तो खुद ही सदमे में थी। वो क्या कहती मनोहर जी से। तभी दरवाजे के पास किसी के गिरने की आवाज़ आई। राधा जी और मनोहर जी दरवाजे की तरफ भागे तो देखा सामने सुधा जी बेहोश पड़ी हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।